रविरुद्र पिता मह विष्णुनुतं हरिश्चंदन कुंकुम पंकयोतं मुनिवृंद गणेन्द्र समान करम तव नौमि सरस्वती पादयोगम तव नौमि सरस्वती पादयोगम। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन करते हुए सभी संस्कृत प्रेमियों को, संस्कृत अनुरागियों को, संस्कृत विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आप सभी को इस बेरोजगारी के दौर में हरियाणा सरकार के द्वारा आई हुई भर्तियों को, जिसमें वर्तमान स्थिति में एचटेट प्रमुखता से आया हुआ है और बड़े जोरों शोरों से चर्चा में है, उसी एचटेट को मैं आधार मानकर आपके सामने आज पहली बार उपस्थित हुआ हूँ। मैंने देखा है कि हरियाणा में संस्कृत के विद्यार्थी जितने भी हैं और वो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सर्वप्रथम समस्या क्या आई हुई है कि पाठ्यक्रम, एचटेट का विभागीय कोई पाठ्यक्रम नहीं है। मैंने विगत 2013 से जितने भी एचटेट हुए उन सभी एचटेटों को अध्ययन करके और उनसे मैंने संकलित करके एक पाठ्यक्रम तैयार किया है जो हरियाणा में टीचर पात्रता परीक्षा है, जिसको आप एचटेट बोलते हैं, उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो में मैं उस पाठ्यक्रम को लेके आया हूँ, बड़ी मेहनत से कलेक्शन किया है सभी को ध्यान में रख करके। किसी भी प्रश्न पत्र में अगर एक भी प्रश्न रह गया हो, एक भी प्रश्न आया हुआ हो, तो मैंने उसको भी आधार माना है और उसको भी आधार मान करके मैंने पाठ्यक्रम में संजोया है। तो प्लीज़ कृपया सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देख करके पाठ्यक्रम को सुनिश्चित कर ले। अब तक के सभी पाठ्यक्रम में सभी प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आए हुए सारों के आधार पर मानकर मैंने तैयार किया है, तो सब उसको एक बार अवलोकन कर ले। हरियाणा सरकार या हरियाणा के विद्यार्थी संस्कृत के पाठ्यक्रम को एक छोटा सा पाठ्यक्रम समझ कर एक भूल कर बैठते हैं। हालांकि विभाग ने ये नहीं बता रखा है कि हम कहाँ से प्रश्न करेंगे, बस दे दिया कि संस्कृत का सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय भी एक इतना सा होता है। अब ये विभाग का जब कोई अधिकारी जो कोई भी प्रश्न पत्र तैयार करता है तो उस समय ध्यान नहीं लगा पाता कि भैया हमने यहाँ से प्रश्न पत्र तैयार करना है, यहाँ से प्रश्न देना है, और वो उनको उतार लेते हैं। हालांकि उसकी दृष्टि में तो वो सामान्य परिचय होता है, हालांकि लेकिन वह अंदर से भी प्रश्न कर लेता है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य यह है कि इस पाठ्यक्रम को आप जरूर अवलोकन करें और अपनी नोटबुक में इस पाठ्यक्रम को अपने हैंड राइट से अपने हस्तलिखित तैयार कर ले और फिर उसी के आधार पर आप पाठ्यक्रम को तैयार करके और पढ़ाई करें आप। तो देखिए क्या इसमें, देखिए आप सर्वप्रथम लिख रखा है एचटेट। अब एचटेट की फुल फॉर्म अगर आप जानते हैं कि भैया हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, भैया एच से जैसे हरियाणा, टी से टीचर, ई से एलिजिबिलिटी, टी से टेस्ट, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, हरियाणा टीचर यानी कि शिक्षक, एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता, और टेस्ट का मतलब यानी कि परीक्षा। संक्षिप्त रूप में उसको क्या बोल देते हैं, एच टेट। हरियाणा का एच ले लेते हैं, टीचर का टी ले लेते हैं, एलिजिबिलिटी का ई ले लेते हैं, टेस्ट का टी ले लेते हैं, एच टेट बन जाता है। वर्तमान में इस परीक्षा का आयोजन का समय बताया गया है कि 12 नवंबर, पता है आप सभी को, 12 नवंबर शनिवार को और 13 नवंबर रविवार को ये प्रश्न पत्र आपका होने वाला है। उसी को ध्यान में रखकर, समय भी कम है, तो विद्यार्थियों आज ही से लग जाओ। इस पाठ्यक्रम को आधार मान करके आप तैयारी कर लें। आपके पास जो भी साधन सुविधा है, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जैसे भी आप अभी से लग जाइए। तो देखिए इसके बाद में पाठ्यक्रम की हम चर्चा करते हैं। तो प्रथम बार परीक्षा कब हुई थी, 2013-14 में। तो देखिए नोट 2013 से अब तक का मतलब जो वर्तमान में जो 2022 में परीक्षा हो रही है, इससे पहले की बात कर रहे हैं। अब तक जितने भी एचटेट के संस्कृत के पेपर हुए हैं, उनके आधार पर
हम नहीं कहते कि भाई ऑथेंटिक है, केवल एक गैस माना है, एक आधार माना है, एक अनुमानित माना है। इस आधार पर अनुमानित संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम, इसका पाठ्यक्रम केवल संस्कृत भाषा का 150 प्रश्न जो आते हैं उसमें आपके जो संस्कृत वाले आते हैं, मैं उन्हीं को आधार मान के और ये पाठ्यक्रम तैयार किया हूँ। तो उन 150 की बात करते हैं तो देखो संस्कृत में कितने प्रश्न आते हैं। देखिए अब पहले टीजीटी, क्या टीजीटी, जिसे आप टीजीटी बोलते हैं, पहले टीजीटी में संस्कृत भाषा के कितने प्रश्न आते थे? 30। याद रखना पहले कितने आते थे? 30। पहले पीजीटी में संस्कृत भाषा के कितने प्रश्न आते थे? 60। फिर से मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं, टीजीटी में पहले कितने आते थे? 30। पीजीटी में पहले कितने आते थे? 60। अब टीजीटी एवं पीजीटी दोनों में ही, क्या दोनों में ही कितने प्रश्न आते हैं? 60 प्रश्न आते हैं। पहले टीजीटी में 30 आते थे, पीजीटी में 60 आते थे, लेकिन अब टीजीटी और पीजीटी दोनों में कितने आने लग गए? 60। तो देखिए अब आगे उस पाठ्यक्रम को आधार मान करके हमने जो तैयार किया, तो देखिए सबसे पहले मैंने इकाइयों में इसको बांटा है। तो इकाई प्रथम में हम लेते हैं, इकाई हम प्रथम में लेते हैं। तो देखो मैंने पहला पार्ट लिया है साहित्य को और दूसरा पार्ट लिया है मैंने व्याकरण को। दूसरा पार्ट किसको लिया है? व्याकरण को। पहला पार्ट साहित्य, दूसरा पार्ट व्याकरण। अब हम साहित्य की बात करते हैं तो देखिए साहित्य में इकाई प्रथम वैदिक वांग्मय। वैदिक वांग्मय, जब संस्कृत भाषा की शुरुआत हुई जब से लेकर के और वर्तमान स्थिति में संस्कृत दो भागों में बटी हुई थी, 2 चरणों में बटी हुई थी। तो उसको पहले वाला जो चरण था वैदिक वांग्मय के नाम से जाना जाता था। तो वैदिक वांग्मय का स्वरूप ऊपर डाला कि वैदिक वांग्मय का कैसा? सामान्य अध्ययन। कैसा अध्ययन? सामान्य अध्ययन। उसमें भी अब बात करते हैं बिंदु नंबर 1 पे, वैदिक वांग्मय का स्वरूप। स्वरूप में से प्रश्न आएगा, कहने का मतलब पृष्ठभूमि से प्रश्न आएगा। पृष्ठभूमि से प्रश्न आएगा जिसमें क्या आते हैं? संहिताएं, यानी कि वेद। 4 वेद होते हैं, उन 4 वेदों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, इन चारों से और संस्कृत भाषा में प्रश्न निकल जाते हैं। अब वो कैसे कैसे क्या है वो आगामी प्रश्न पत्र में हम, जब मैं HTET के विगत हुए प्रश्न पत्रों को हल कराऊंगा तो उसमें देखना इतनी विस्तृत शैली से हल कराऊंगा कि एक टॉपिक को आप जब पढ़ लेंगे तो कंप्लीट HTET का वहीं कहीं क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए नंबर 2 पे वेदांग। वेदांग है 6। इन 6 वेदांगों को, वेदांग कितने हैं? 6। इन 6 वेदांगों का सामान्य अध्ययन, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, इन सभी में से सामान्य अध्ययन, कुछ प्रश्न नॉर्मल तरीके से। तीसरे चरण की बात करते हैं, तीसरे चरण की हम बात करते हैं तो देखो सूक्तों और देवताओं। सूक्त, वेदों में सूक्त चलते थे, अब सूक्त क्या होते हैं उसका हम परिचय आगे पढ़ेंगे। सूक्त और देवताओं का कैसा परिचय? सामान्य परिचय। अब सूक्त बहुत सारे हैं, लेकिन प्रश्न पत्रों को हमने आधार मान करके हमने कलेक्शन किया है। तो उसमें कौन कौन से सूक्त को ध्यान में रखकर पढ़ना है? इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, विष्णु सूक्त, पुरुष सूक्त, प्रजापति सूक्त, सवित्री सूक्त, नासदीय सूक्त। हम बात करते हैं तो हमने क्रम लिया है। देखो अग्नि, इंद्र और विष्णु और पुरुष से तो प्रश्न आते ही हैं। उसके बाद नासदीय से भी कुछ प्रश्न आते हैं। प्रजापति और सवित्री से प्रश्न 1-2 बार आए हुए हैं, फिर भी इनको पढ़ना है। तो ये वेदांगों का, उसके बाद सूक्तों का। फिर देखिए इकाई प्रथम खत्म। फिर हमने देखा इकाई द्वितीय। इकाई द्वितीय में हमने क्या लिख रखा है? साहित्य शास्त्रम। हालांकि वो वैदिक वांग्मय था साहित्य का, और ये भी वांग्मय है, लेकिन यहाँ लौकिक वांग्मय हो जाएगा, क्योंकि वांग्मय को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक और लौकिक। वैदिक और लौकिक। तो वैदिक वांग्मय में तो वेदांग इत्यादि आ गए, सूक्त वगैरह आ गए। लौकिक वांग्मय में हम बात करते हैं तो साहित्य शास्त्र के नाम से इसको अध्ययन कर रहे हैं। इसमें भी क्या कह रहा है? मूल ग्रंथों का, इसका मूल ग्रंथों का कैसा अध्ययन? सामान्य अध्ययन। आप मूल ग्रंथों का सामान्य अध्ययन, ये नहीं है कि मूल ग्रंथों का मूल अध्ययन। मूल ग्रंथों का कैसा अध्ययन? सामान्य, नॉर्मल, ज्यादा पृष्ठभूमि नहीं। उसमें भी देखो बिंदु नंबर 1 पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आते हैं? काव्य
ग्रंथ। अब काव्य ग्रंथ में भी आपके सामने रखे हुए हैं कौन कौन सा, जैसे रघुवंश से पूछ लिया, मेघदूत से पूछ लिया, शिशुपाल वध से पूछ लिया। याद रखना रघुवंश, मेघदूत और शिशुपाल वध, इनमें से रघुवंश और मेघदूत में थोड़ा सा डीपली चला जाता है। बाकी तो सब ग्रंथों में जैसे नीति शतक हुआ, कुमार संभव हुआ, किरातार्जुनीयम हुआ, नैषधीय चरितम हुआ, भट्टी काव्यम हुआ, इनसे नॉर्मल प्रश्न कर लेता है। तो इनके बारे में भी आप नॉर्मल तरीके से आप पढ़ लीजिए। ये भी हम बहुत संक्षिप्त तरीके से बहुत जल्दी पढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए नाटक, बिंदु नंबर 2 पे नाटक। साहित्य भाग की बात कर रहे हैं हम। साहित्य भाग में बिंदु नंबर 1 तो हो गया मूल ग्रंथों का अध्ययन, और दूसरा है नाटक ग्रंथ। नाटक ग्रंथों में स्पेशल भास के नाटक चक्र, कहने का मतलब भास ने जितने भी नाटक वगैरह लिखे उनका मूल परिचय, मूल सामान्य परिचय। उसमें भी देखिए स्वपन वासव दत्तम, उसका अधिकांश आता है। फिर देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, इसके 7 अंक है, लेकिन इसमें चतुर्थ अंक बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो उसको आप पढ़ लेना। मालविकाग्नि मित्रम, ये भी कालिदास जी का है। उत्तर रामचरितम, इसको भी पढ़ना है। मृच्छकटिकम, शूद्रक का जो है, मुद्रा राक्षस और रत्नावली, इनको भी पढ़ना है। रत्नावली से प्रश्न कम पढ़ते हैं, बाकी इनसे लगभग प्रश्न पढ़ जाते हैं। अब ये आधार इसलिए माना गया है कि अगर एक बार भी इनमें से प्रश्न आ गया तो मैंने इसको आधार मान लिया। अब आगे देखिए बिंदु नंबर 2 हो चुका नाटक, तो बिंदु नंबर 3 पे आ रहे गद्य ग्रंथ। पहले मूल ग्रंथ, मूल ग्रंथ का मतलब वहां महाकाव्य इत्यादि आ रहे थे, काव्य इत्यादि आ रहे थे, फिर नाटक आए, अब क्या आ गए गद्य भाग। साहित्य में ही कौन सा भाग, गद्य, महाकाव्य, फिर नाटक और उसके बाद गद्य भाग। गद्य भाग में जैसे 10 कुमार चरित, दंडिका, कादम्बरी, शिवराज विजयम, वासव दत्ता, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत में कहीं भी एग्जाम होते हैं उनमें से प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं गद्य ग्रंथ में से ये पढ़ने हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं भाग 4, साहित्य में ही भाग 4। मूल ग्रंथ काव्य को भी पढ़ने हैं, नाटक के भी पढ़ने हैं, गद्य भाग भी पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में अपने को कुछ कथा साहित्य, कहने का मतलब कहानी ग्रंथ, कहने का मतलब जिसमें कहानियां हो, जिसमें क्या हो, कहानियां, उनको भी हमें पढ़ना होता है। उसमें भी मुख्य कहानी ग्रंथ बहुत सारे हैं, उसमें भी मुख्य पंचतंत्रम प्रश्न आता है हर बार। हितोपदेश, ये भी अच्छी पुस्तक है। कथा सरित सागर, बेताल पंचविंशति का, सिंहासन द्वात्रिंशिका, इनमें से मूल कोई आज प्रश्न कर ले। बाकी सबसे ज्यादा प्रश्न किनमें से किया हुआ है, इन 3 ग्रंथों में से किया हुआ है, इसलिए हमें इनका भी सामान्य अध्ययन करना है। कहने का मतलब साहित्य भाग में हमें इन ग्रंथों का अध्ययन करना है। 4 नंबर के बाद हम आगे चले तो फिर देखिए इकाई तृतीय, 2 नंबर की इकाई खत्म हो चुकी है। फिर तृतीय इकाई, प्रथम इकाई वेदांगों की हो गई, द्वितीय इकाई साहित्य भाग की हो गई, ग्रंथ विशेषों की हो गई। अब तृतीय इकाई की हम बात करते, फिर वही बात है, देखिए संस्कृत साहित्य का इतिहास। अब इतिहास का तात्पर्य यहाँ किससे है, इतिहास का तात्पर्य यहाँ इससे है कि भैया देखो महाभारत क्या होता है, रामायण क्या होता है, इनका छोटा छोटा सामान्य परिचय, कितने कांड है, कितने अध्याय हैं, किसने लिखा, ये आ जाता है। फिर उसके बाद में पुराण, ध्यान से पढ़ना, महाकाव्य, नाटक, गद्य पद्य, चंपू, कथा साहित्य, निबंध, ये पहले भी आए थे ये नाम, लेकिन वहां इनके शैली में, इनकी विधा में जो ग्रंथ थे उनका परिचय था। और यहाँ क्या कह रहा है, इन सब का सामान्य परिचय, कहने का मतलब इनकी परिभाषा इत्यादि। पुराण किसे कहते हैं, महाकाव्य क्या होते हैं, नाटक क्या होते हैं, गद्य पद्य चंपू में क्या अंतर होता है, कथा क्या होती है, निबंध क्या होते हैं, इनका सामान्य परिचय, इनकी परिभाषा वगैरह। तो लंबा नहीं है, कभी आप सोचोगे लंबा है, छोटा है। इनके सामान्य परिचय एक एक दो लाइनों में, एक दो पंक्तियों में आ जाता है। फिर इसके बाद में देखो ये आता है आधुनिक कवियों का सामान्य परिचय। अब यहाँ बात आ गई, आधुनिक कवि तो बहुत सारे हैं, तो आधुनिक कवियों का संबंध यहाँ सीधा का सीधा किससे होगा, केवल ऐसे कवि जो हरियाणा से संबंध रखते हैं, ऐसे कवि जो केवल हरियाणा से संबंध रखते हैं, उन्हीं का सामान्य परिचय हमें पढ़ना है। फिर देखिए प्रमुख सूक्तियों का सामान्य ज्ञान। देखो सूक्तियों से प्रश्न बहुत बार आते हैं, कहीं भी आप संस्कृत में, कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी एग्जाम दे लो, सूक्तियों से प्रश्न आते हैं। अब आप सोचोगे साहब ये सूक्तियां कहाँ से आएंगी, जो आपने इससे पहले मूल ग्रंथों का उल्लेख पढ़ा था, ग्रंथों का नाम पढ़ा था, उन्हीं में से सूक्तियां आएंगी, वो भी कैसी, प्रमुख शब्द लग गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे जैसी सूक्तियां पूछ लेंगे, ऐसी सूक्तियां जो प्रमुख विभिन्न एग्जामों में, विभिन्न परीक्षाओं में आती है, उन्हीं से प्रश्न कर लेगा।
तो उनका भी आपको कहीं भी कलेक्शन मिल जाएगा तो पढ़ लेना। फिर उसके बाद देखो कवियों का काल निर्धारण, बहुत अच्छा प्रश्न आता ही है, और उनकी उपाधियां और उनका कृतित्व। तो कृतित्व में तो सभी मूल ग्रंथों का आ जाएगा, भवभूति ने क्या लिखा, शूद्रक ने क्या लिखा, विशाखदत्त ने क्या लिखा, वाल्मीकि ने क्या लिखा, सब आ जाएगा। बात करते हैं कवियों का काल निर्धारण, कौन सा कवि कैसा क्या है। इतना लंबा टॉपिक नहीं है, हम इसको डायग्राम के माध्यम से अगर पढ़ाएं तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, मुख्य बात है युधिष्ठिर यक्ष संवाद, यहाँ से प्रश्न निकल जाता है, बड़ा है, ये जीवन काल के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप पढ़ लेना, मुश्किल से 10-15 मिनट का है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इकाई तृतीय के बाद में हम बात करते हैं इकाई चतुर्थ, साहित्य आ गया, वेदांग आ गए, इत्यादि आ गए। अब बात करते चतुर्थ इकाई की हम बात करते तो देखो इसका नाम क्या है, काव्य शास्त्रम। क्या नाम है, काव्य। अब ये साहित्य से थोड़ा हटके है ये साहित्य की शैली में ही, लेकिन एक काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो केवल काव्य की बात करते हैं। काव्य की बात करते हैं तो काव्य में काव्य शब्द ले लीजिए, काव्य का शास्त्र, अर्थात काव्य के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब काव्य के आपको क्या आनी चाहिए, परिभाषाएं, काव्य के क्या आने चाहिए, गुण, काव्य के क्या आने चाहिए, लक्षण, काव्य के क्या आने चाहिए, भेद। अब आप सोचोगे सब काव्य के परिभाषा, गुण, लक्षण, भेद कहाँ से पढ़ें, तो मेरे बंधु इनके लिए ऑथेंटिक ग्रंथ है साहित्य दर्पणम। क्या है, साहित्य दर्पणम। साहित्य दर्पणम में से और काव्य प्रकाश में से, साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश में से इनकी दोनों की अलग अलग परिभाषाएं, गुण, लक्षण और भेद ये दे रखा है, इन्हीं में से आ जाएगा। तो नॉर्मल है, कोई ज्यादा नहीं है। दो देखो काव्य की परिभाषाएं दोनों में से लेनी है तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, बस इतना पढ़ना है, ज्यादा लाइनें नहीं है। लेकिन ये आपको लग रहा है वो सिलेबस बड़ा नहीं है, केवल ये लाइनें इतनी पढ़नी है, परिभाषा इत्यादि पढ़नी है। फिर उसके बाद में देखिए प्रमुख छंदों का। अब यार छंद परिचय दे दिया तो इससे पहले एक शब्द याद रखना, प्रमुख। छंद तो बहुत सारे हैं लेकिन केवल क्या आएंगे, प्रमुख। कहाँ से आएंगे, जो आपके एनसीईआरटी की कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जो संस्कृत की भाषा की जो पुस्तकें चलती है उन्हीं को आधार मान करके आपको छंद पूछ लेगा कि भाई उन किताबों में कितने छंद चल रहे। लगभग 14 या 15 छंद आते हैं लगभग, और वो ज़्यादा लंबे नहीं है, मात्र अपन बात करते तो आधे घंटे में छंद कंप्लीट हो जाते हैं अगर बात करें। फिर देखो प्रमुख अलंकारों का सामान्य परिचय। अलंकार बड़ा विषय है, हालांकि देखो छंद और प्रमुख अलंकार काव्य शास्त्र के ही भाग है। कुछ विद्यार्थी गलती कर बैठते कि ग्रामर नहीं, ग्रामर में नहीं है बंधुओं, ये किस में आते हैं, छंद और अलंकार काव्य शास्त्र में आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी पढ़ना है। अब बात करते हैं अलंकार भी कहाँ से पढ़ेंगे, अलंकार भी अपने कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें बना रखी है उन्हीं में से प्रश्न आते हैं, तो उन्हीं में के आधार पर आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है जी। बात करते इकाई चतुर्थ खत्म। अब बात करते हैं इकाई पंचम। 5 आप सोच रहे होंगे कि सिलेबस बहुत बड़ा बना रखा है सर ने, बड़ा नहीं है। प्रत्येक टॉपिक से अगर प्रश्न आया, एक भी प्रश्न आया है अब तक, तो उसको भी हमने आधार माना है। इसका मतलब ये है कि एग्जामर की दृष्टि में ये टॉपिक तो है ना, इससे प्रश्न उठा सकता है, तो आपको इतना अध्ययन तो आपको होना चाहिए। सिलेबस बड़ा दिख रहा होगा लेकिन अगर आप अध्ययन करने लगेंगे तो सिलेबस, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन हमें सामान्य शब्द दे रखा है तो आपको सामान्य टॉपिक ही पढ़ना है। बात करते हैं देखो पंचम इकाई भारतीय संस्कृति का सामान्य, फिर वही बात, सामान्य परिचय। अब भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी है। अब भारतीय संस्कृति का मतलब ये नहीं है त्योहार इत्यादि, अगर अब ये नहीं पढ़ना है। भारतीय संस्कृति का मतलब किसका आधार मानकर, देखो मनुस्मृति एक है, याज्ञवल्क्य की स्मृति, क्या है, याज्ञवल्क्य की स्मृति, एक मनुस्मृति। हमारे राजस्थान इत्यादि में तो ये याज्ञवल्क्य की स्मृति से प्रश्न आते फर्स्ट ग्रेड वगैरह में, बाकी सेकंड ग्रेड में मनुस्मृति। मनुस्मृति बहुत अच्छी पुस्तक है। इन्हीं के आधार पर बता रखा है कि भाई 5 महायज्ञ और 16 संस्कार, 4 वर्ण, 8 विवाह है, इनमें से प्रश्न आ जाते हैं। नॉर्मल पुरुष पूछ लेता है वो 16 संस्कार में से कौन सा संस्कार पहला है, कौन सा जन्म से पहले होते हैं, कौन सा जन्म के पश्चात होते हैं, कौन सा मृत्यु के पश्चात, नॉर्मल, इतना कोई ज़्यादा नहीं है। 5 महायज्ञ, अच्छा जी, 4 आश्रम, ये भी सब भारतीय मनुस्मृति, भारतीय संस्कृति में ही आता है। मनुस्मृति केवल किसके आधार पे, मनुस्मृति के आधार पर हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये भी आप ज़्यादा लंबा विषय नहीं है, मुश्किल से घंटे भर का टॉपिक है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो अच्छा कलेक्शन करेंगे मैन, बाकी पढ़ने के तो लंबे लंबे टॉपिक है, लेकिन मुख्य अगर बिंदुओं को आप कलेक्ट करेंगे तो मुश्किल से जल्दी हो जाएगा।
फिर उसके बाद देखिए इकाई षष्ठम, बोले तो छठी इकाई। छठी इकाई में आता है दर्शन शास्त्र। देखो सबसे पहले वेदांग आए, फिर साहित्य भाग आया, फिर गद्य पद्य नाटक इत्यादि आए, फिर आपका काव्य शास्त्र आया, फिर भारतीय संस्कृति आई और उसके बाद में आया दर्शन शास्त्रम। अब दर्शन शास्त्र में क्या पढ़ना है? प्रमुख सिद्धांत और प्रतिपादक। प्रथम प्रमुख सिद्धांत क्या है और प्रतिपादक कौन है? तो देखो भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय, नॉर्मल, इस दर्शन को क्या कहते हैं, इस दर्शन का प्रवर्तक कौन है, इस दर्शन का प्रतिपादक कौन है, इस दर्शन में क्या सिद्धांत है ना, तो ये हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं। प्रमुख ग्रंथों का भी सामान्य परिचय। ये प्रमुख ग्रंथ कौन से? पहले भी बिंदु नंबर 1 में भी ये थे प्रमुख ग्रंथ, लेकिन ये प्रमुख ग्रंथ कौन से? यही भारतीय दर्शन वाले, जैसे तर्क भाषा, तर्क संग्रह, तर्क भाषा, सांख्य कारिका, ब्रह्मसूत्र, वेदांत सार, भगवत गीता, अर्थ संग्रह, भगवत गीता वीएम, भगवत गीता वीएम। अब इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, नॉर्मल इनकी बेसिक पृष्ठभूमि से प्रश्न आएंगे, इनके रचयिता कौन है, इसमें किसका विवरण है, बस इतना, कुछ ज्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब टॉपिक आपको दिख रहे होंगे ज्यादा, लेकिन अगर सामान्य टॉपिक हम पढ़ते हैं तो कवर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें, देखो अब देखिए क्या दे दिया, व्याकरण भाग। अभी तक तो हम साहित्य, काव्य शास्त्र इत्यादि पढ़ रहे थे, अब क्या व्याकरण भाग को दे रहा है। अब व्याकरण भाग में भी बहुत सारे टॉपिक है। तो सबसे पहले संज्ञा प्रकरण आता है। सबसे पहले क्या आता है बंधुओं? संज्ञा प्रकरण। अब संज्ञा प्रकरण का मतलब होता है संज्ञा, ये तो संज्ञा इत्यादि, संज्ञा का मतलब संज्ञा। अब देखिए संज्ञा का मतलब नाम। तो संज्ञा प्रकरण से भी प्रश्न कैसे आएंगे? तो देखिए निम्नलिखित संज्ञाओं का ज्ञान। संज्ञा प्रकरण बहुत सारी संज्ञाएं हैं, लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से आपको इन संज्ञाओं का ज्ञान लेना है। इसमें भी देखो कौन कौन सी, इत संज्ञा, लोप संज्ञा, पद संज्ञा, टी संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा। अब ये वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, जब गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ते हैं तब भी आ जाता है। एक छोटा सा श्लोक, एक श्लोक आते हैं इनमें भैया, इसके 6 सूत्र है, सॉरी, तो इसके एक सूत्र आते हैं। संयोग, संहिता, अनुनासिक, सवर्ण, प्रगृह्य, अव्यय, प्रत्याहार, सर्वनाम, सर्वनाम स्थान। देखो यहाँ सर्वनाम केवल और यहाँ सर्वनाम स्थान, विभाषा, संप्रसारण, उपधा, ह्रीश्व दीर्घ प्लुत। संज्ञा प्रकरण के तहत आ रहे हैं। प्रातिपदिक संज्ञा, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा, नदी संज्ञा, प्रयुक्त संज्ञा, घी संज्ञा और घू संज्ञा अलग अलग है। घी संज्ञा अलग है और घू संज्ञा अलग अलग है, याद रखना। सत संज्ञा, आम्रेडित संज्ञा, इन संज्ञाओं का अपने को ज्ञान लेना है। एक सूत्र आते हैं, कोई ज्यादा नहीं, गिन लीजिए आप, लगभग जितने भी हैं उनके 1-2 सूत्र है, बस इसके 6 सूत्र है, बाकी के सब के 1-2 सूत्र है, तो कोई ज्यादा विवरण नहीं है। सारी संज्ञाओं को मैंने यहाँ समझाया है, उसमें भी ऊपर किए 4-5 जो संज्ञा, इन्हीं में से ज्यादातर प्रश्न आ जाते हैं। तो आप संज्ञा प्रकरण को भी पढ़ के चले। उसके बाद देखिए संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण स्थान। अब जहां वर्णमाला आ गई तो हम उच्चारण स्थान तो आएगी। जो संस्कृत वर्णमाला है, क्या स्वर है, क्या व्यंजन है, कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, सब इसमें आपको आ जाएंगे। तो कोई लंबा विषय नहीं है। अगर वर्णमाला, देखो वर्णमाला किसी भी भाषा को पढ़ रहे हो तो वर्णमाला पढ़ना आवश्यक है। फिर उसको बात करते त्रिमुनि। त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये 3 मुनि हुए थे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन 3 मुनियों का भी अपने को सामान्य परिचय पढ़ना है। इन 3 मुनियों का भी कैसा परिचय? सामान्य परिचय। इनमें से भी प्रश्न आया है, मैंने आधार माना है, देखा है, प्रश्न आए हुए हैं, विगत ही प्रश्न, पिछले ही प्रश्न पत्रों में प्रश्न गिरे हुए हैं। तो इन तीनों मुनियों को भी आपको पढ़ना है। कौन कौन? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, बस इन्हीं मुनियों को पढ़ना और बाकी नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिए टॉपिक का नाम है संधि। क्या है? संधि। अब संधि इतना बड़ा टॉपिक है, तो वो संधि केवल किसके आधार पर लेके चलना है? लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी में संधियों को 3 वर्गीकरण में बांटा गया है, तो बस इतना ही पढ़ना है कि हाँ भाई लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 3 संधि है, ये संधि है और संधियों का रोल इत्यादि आपको जानना है। केवल किसके आधार पे? लघु सिद्धांत कौमुदी। ऐसे ही आपको समास भी किसके आधार पर पढ़ने हैं? लघु। जहां लघु सिद्धांत कौमुदी का नाम आ जाता है मेरे बंधुओं, तो वहां व्याकरण का कौन सा भाग आ जाता है? लघु सिद्धांत कौमुदी का नाम आते ही इसका मतलब होता है व्याकरण यहाँ संक्षिप्त हो जाता है। लघु सिद्धांत कौमुदी का मतलब क्या होता है? व्याकरण यहाँ संक्षिप्त भाग में आता है, तो संक्षिप्त भाग में ही आएगा, ज्यादा विस्तृत नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, कारक भी कहाँ से पढ़ना है? लघु सिद्धांत कौमुदी। 3 टॉपिक आपको कारक से पढ़ना है। लघु सिद्धांत कौमुदी से क्या क्या पढ़ना है? संधि, समास और कारक, 3 टॉपिक पढ़ने हैं। बात करते हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय भी आपको कहाँ से पढ़ने हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के।
तो कितने टॉपिक हो गए? 4 टॉपिक हो गए आपके। लघु सिद्धांत, लघु सिद्धांत, लघु सिद्धांत, लघु सिद्धांत। वरदराज की कौमुदी, लघु सिद्धांत इसी से पढ़ना है। व्याकरण का ये संक्षिप्त रूप है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें नियम कम है, तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब लघु सिद्धांत कौमुदी में जो प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय में से केवल इतना दे रखा है कि पूर्व कृदंत मूल प्रत्यय हैं, जैसे कत्वा हुआ, कत हुआ इत्यादि प्रत्यय। बात करते हैं तद्धित प्रत्यय। बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं तो तद्धित प्रत्यय भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मूल पढ़ना है। जैसे अपत्याधिकार में, मतवर्थी में, मतुप इत्यादि, मतुप, तल, तरप, ये ठक, ये प्रत्यय पढ़ने हैं। फिर स्त्री प्रत्यय की बात करते हैं तो स्त्री प्रत्यय कुल 8 है, लेकिन उसमें से बस टाप और गीप का प्रश्न ज्यादा आता है, तो स्त्री प्रत्यय भी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, नॉर्मल 2 प्रत्यय पढ़ने हैं। टाप पढ़ना है और आपको गीप पढ़ना है। फिर उसके बाद में हम देखिए आगे चले तो देखो क्या दे दिया, शब्द रूप। अब शब्द रूप की बात करते हैं तो शब्द रूप 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संज्ञा शब्द और एक सर्वनाम शब्द। संज्ञा शब्द किसी का नाम होगा, सर्वनाम शब्द उसके स्थान पर आने वाले शब्द होंगे। तो देखो यहाँ अजंत, संज्ञा शब्द की बात करते हैं, दोनों के दोनों अजंत और हलंत 2 भागों में बटे हुए। अजंत का मतलब जिनके अंत में स्वर है, ऐसे शब्दों को कितने लिंगों में पढ़ेंगे? 3 लिंगों में। कुछ शब्द होते हैं जैसे पुल्लिंग में, कुछ शब्द होते हैं स्त्रीलिंग में, कुछ शब्द होते हैं नपुंसक लिंग में। ऐसे ही हलंत, हलंत का मतलब होता है जिसका अंतिम अक्षर कैसा होता है? आधा। अंतिम अक्षर कैसा होता है? आधा। वो वर्ण भी हम पढ़ेंगे, वो शब्द भी हम पढ़ेंगे, वो भी कितने लिंगों में? 3 लिंगों में। कोई शब्द पुल्लिंग में होता है, कोई शब्द स्त्रीलिंग में होता है, कोई शब्द नपुंसक लिंग में होता है। सभी को लगभग हम पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत सारा विवरण है, लेकिन हमें पढ़ना है केवल नॉर्मल सामान्य। फिर बात करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम संस्कृत में बहुत सारे होते हैं, लगभग 35 होते हैं, बता रखा है, लेकिन हमें उसमें कौन सा पढ़ना है? केवल अस्मद, युष्मद, तद, किम, इदम, एतद, आदर्श, सर्व, इन्हीं को रूपांतरित करके पढ़ना है। अब यहाँ देखो आदर्श और युष्मद जो शब्द है उनका कोई लिंग निर्धारित नहीं होता, तो एक बार बनेगा, लेकिन तद, किम, इदम, एतद, आदर्श, सर्व, ये सब 3 लिंगों में बनेंगे। पुल्लिंग में भी बनेंगे, स्त्रीलिंग में भी बनेंगे और नपुंसक लिंग में भी बनेंगे। तो प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके शेष विभक्ति में पुल्लिंग वाला और नपुंसक लिंग वाला सेम हो जाता, तो ज्यादा विवरण नहीं है। हमें सर्वनाम शब्दों में इन्हीं को पढ़ना है, लेकिन संज्ञा शब्दों में बहुत सारे हैं, अजंत शब्द है और हलंत शब्द है, उनको भी हमें अध्ययन करना है। शब्द रूप के बाद में देखिए, फिर उसके बाद में आते हैं धातु रूप। तो धातु रूप आते हैं, तो धातु रूप बहुत सारी है। हमने एक शॉर्टकट में क्या लिख दिया, यूपी में चलने वाले। आप कुछ विद्यार्थी ये समझ रहे होंगे, साहब हमें तो यही नहीं पता यूपी में कौन सी चलती है। तो यूपी के पाठ्यक्रम में जो धातुएं चलती है लगभग उन्हीं में से आता है, जिसमें से मुख्य है जैसे एद, जैसे शेव, जैसे ग्या, ये इत्यादि वगैरह बहुत सारी धातुएं हैं। लेकिन अपने वहाँ जो यूपी में जो पाठ्यक्रम में जो चलने वाली है, यूपी में भी जो टीजीटी पीजीटी होता है, उनमें जो चलने वाली धातुएं, मुख्य धातुएं, उनको आपको अध्ययन करना है। और वो अध्ययन में केवल कितने लकारों में करना है? 5 लकारों में। हर धातु 10 लकार में होती है, लेकिन हमें केवल कितने लकारों में करना है? 5 लकारों में, तो कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में धातु रूप के बाद में हमारा प्रकरण आता है संस्कृत की संख्याएं। अब संख्याएं की बात करते हैं कि संख्या को तो साहब हम जानते हैं, 100 से लेकर 1000 तक दुनिया भर की संख्याएं जानते हैं, बंदो जानते होंगे। लेकिन संख्याओं का मतलब होता है कि 1 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 2 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 3 की संस्कृत क्या होती है वो जाननी है। और उसके बाद उनकी पूर्णी संख्याएं, क्रमवाचक इत्यादि जो संख्याएं होती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय इत्यादि, ये क्रमवाचक भी हमें जानना है। तो संख्याओं को भी पढ़ना है जिसमें पूर्णी, क्रमवाचक सब आ गए। फिर बात करते देखो उपसर्ग। उपसर्ग संस्कृत में मात्र 22 होते हैं, उनका नॉर्मल परिचय जानना है, केवल इतना जानना है कि भाई अधिगम में कौन सा उपसर्ग है, ये सब हो जाएगा, तो ज्यादा लंबा विषय नहीं है। उसके बाद में देखो अव्यय का। अच्छा, उपसर्ग जब पढ़ोगे तो कुछ ज्ञान अव्यय का हो जाएगा, अव्यय जब पढ़ेंगे तो कुछ ज्ञान उपसर्गों का हो जाएगा, तो ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। अव्यय दुनिया भर के हैं, लेकिन हमें कुछ टॉपिकों को जानना है। यहाँ से कोई प्रश्न ज्यादा नहीं आएगा, केवल इतना आएगा कि भाई इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो जो अव्यय का आप 1-2 बार ध्यान कर लेंगे तो उसी से याद हो जाएगा, पता चल जाएगा ये अव्यय है। संज्ञा शब्द को छाड़ दोगे, क्रिया शब्द को छाड़ दोगे तो बचा हुआ जो क्या है, अव्यय है, पता चल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य संस्कृत की संख्याएं पढ़नी है, उपसर्गों का ज्ञान लेना है, अव्यय को भी पढ़ना है। बात करते हैं फिर उसके बाद देखो कुछ अनुवाद और अशुद्धि परिवर्तन और वाच्य परिवर्तन। ये भी 3 टॉपिक ग्रामर में आते हैं, लेकिन मेरे बंधुओं जब अनुवाद, अशुद्धि संशोधन और वाच्य परिवर्तन आपको अलग से नहीं पढ़ना है। ये कारक जब आप पढ़ेंगे तो उसी में क्लियर हो जाएंगे। कारक यही सिखाएगा कि अनुवाद, अशुद्धि संशोधन और वाच्य परिवर्तन, ये सब कौन सिखा देगा? कारक। उसके बाद हम बात करते हैं
तो शायद खत्म हो गया पाठ्यक्रम। तो देखिए मेरे बंधु, सारा का सारा 2013 से लेकर के और जो अब तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उनको मैंने एक आधार माना है, एक अनुमानित माना है। आप इसका एक बार अध्ययन करके आप अपने हस्तलिखित तैयार करके इन्हीं के आधार पर आप तैयारी करें। एक भी प्रश्न आपका इनसे वंचित नहीं होगा। आप एचटेट झटके से क्लियर कर देंगे। अगर एचटेट को करना है तो इस पाठ्यक्रम को आप अपने हस्तलिखित से अवश्य नोट कर ले। तो ये मैंने एक आधार बनाया है। इसी के साथ सभी को प्रणाम, धन्यवाद।